नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति जायसवाल आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बीजगणित की अवधारणा पर आधारित अभ्यास प्रश्न। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक शेयर भी जरूर करें। पिछले लेक्चर में हमने बीजगणित की अवधारणा के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, तो चलिए एक बार उसका संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। अक्षर संख्या बीज अंक के साथ हम गणित की संक्रियाओं जोड़, घटाना, गुणा, भाग और संख्याओं का अध्ययन करते हैं। अतः गणित की इस शाखा को हम बीजगणित कहते हैं। तो बेसिकली बीजगणित में हम 3 चीज़ों का अध्ययन करते हैं। क्या है? संख्याएं, जो हम सभी जानते हैं अंकगणित में आती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे आगे बढ़ती जाएंगी। अक्षर संख्याएं, ये जो होते हैं ये अंग्रेजी या हिंदी वर्णमाला के अक्षर होते हैं, ठीक है। और संक्रियाएं, आप सभी जानते हैं मूलभूत संक्रियाएं हैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो जो अक्षर संख्याएं हैं इन्हें ही हम चर बोलते हैं, और जो संख्याएं हैं अंकगणित के इन्हें हम अचर बोलते हैं, ठीक है। चर और अचर की विस्तृत जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो बीजगणित की अवधारणा अवश्य देखें। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। चित्र में देखिए, संलग्न चित्र में बने वर्गाकार फर्श की लंबाई b इकाई है। फर्श का परिमाप बताइए। बच्चों, वर्गाकार है, इसका मतलब उसका हर एक साइड, हर एक भुजा बराबर होगी। यहाँ देखिए एक भुजा की लंबाई b दी हुई है, ठीक है। इसी प्रकार इस भुजा की लंबाई भी b होगी, यहाँ इसकी लंबाई भी b होगी और इसकी लंबाई भी b होगी, क्योंकि यह वर्गाकार है। हमें फर्श का परिमाप ज्ञात करना है। हम जानते हैं जो परिमाप होता है वो चारों भुजाओं की लंबाई का योग होता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हल करते हैं। वर्ग के एक भुजा की लंबाई b इकाई है, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। वर्ग का परिमाप हम कैसे निकालते हैं? चारों भुजाओं का योग करते हैं। चूंकि चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, इसीलिए हर एक भुजा की लंबाई क्या होगी? b इकाई। इसलिए हमने b b b b कितनी बार जोड़ा है? 4 बार, ठीक है बच्चों। ये 4 बार जब b जोड़ा है तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? 4b। और इस 4b का मतलब हम जानते हैं कि 4 गुणे b। ये बीजगणित की अवधारणा में मैंने आपको स्पष्ट किया है कि जब किसी भी संख्या और अक्षर संख्या के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो हम वहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाते हैं। इस प्रकार वर्ग का परिमाप का सूत्र ज्ञात हुआ, जो है 4 गुणे भुजा की लंबाई। यहाँ पे भुजा की लंबाई चूंकि b थी, इसीलिए यहाँ पे इसका सूत्र हुआ 4b। तो आपने देखा किस प्रकार चर हमें सूत्र के रूप में फायदा पहुँचाते हैं, ठीक है, ताकि इसे याद रखना आसान होता है और हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रकार अगर कोई भी आपसे पूछे वर्ग का परिमाप क्या है तो हम क्या करेंगे? 4 गुणे भुजा की लंबाई, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न, संलग्न चित्र में बने आयत की आसन भुजाएं x मीटर और y मीटर हैं। आयत का परिमाप बताइए। बच्चों, यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, आसन भुजाएं। ये जो आसन भुजाएं हैं इसका मतलब ऐसी 2 भुजाएं जिसका एक सिरा आपस में मिला हो। जैसे एक भुजा ये और एक भुजा ये है, इनका दोनों सिरे यहाँ पे मिले हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये भुजा इसकी आसन हो गई, ठीक है, यानी ये भुजा इसकी आसन भुजा है, या हम कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे की आसन भुजा हैं। इसी प्रकार आप देखिए चित्र में 2 भुजाएं हैं और एक की लंबाई जो है आयत की वो x है और जो चौड़ाई है वो क्या है? y है। तो x और y क्या हो गए आपस में? आसन भुजाएं, ठीक है बच्चों। चूंकि आयत है इसीलिए इसके जो ऊपर होंगे ये भी x होगा लंबाई, और इसकी चौड़ाई जो होगी यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी? y होगा, ठीक है बच्चों।
अब हमें ज्ञात करना है आयत का परिमाप। हम जानते हैं आयत का परिमाप जो होता है या किसी भी चीज़ का परिमाप जो होगा उनके चारों तरफ की जो भुजाएं होती है उसका योग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 बार लंबाई को जोड़ना है और 2 बार चौड़ाई को जोड़ेंगे हम, तो आयत का परिमाप निकल जाएगा। इस प्रकार आयत के जो परिमाप का सूत्र होता है वो है आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई जो है वो क्या है x मीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ ये बहुत ध्यान रखेंगे इकाई का, और चौड़ाई कितनी है y मीटर। ठीक है, तो चलिए अब हमने लंबाई की जगह x रखा और चौड़ाई की जगह y। अगर हम ब्रैकेट को खोलेंगे, ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 2x धन 2y मीटर। तो इस प्रकार ये इस प्रश्न का हल हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। एक गुब्बारे का मूल्य x रुपए है। कितने रुपए हैं बच्चों? x रुपए। ऐसे ही 12 गुब्बारे का मूल्य कितना होगा? अगर अंकगणित में ये सवाल आपको दिया जाता तो हम कहते हैं एक गुब्बारे का मूल्य 3 रुपए है, तो 12 गुब्बारे का मूल्य कितना होगा? तो आप क्या करते हैं 12 गुणे 3 करते हैं, कहते हैं मैडम 36 रुपए हुए हैं। ठीक है, हमें क्या करना है गुणा करना है। तो चलिए प्रश्न पे आते हैं। एक गुब्बारे का जो मूल्य है वो कितना है x रुपए है। ऐसे ही 12 गुब्बारे का मूल्य क्या होगा 12 गुणे x। ठीक है, क्योंकि हमें 1 का पता है और हमें 12 का पता करना है, इसलिए हमने 12 का गुणा x में कर दिया। तो 12 का गुणा जब हम x में करते हैं तो हमें क्या मिलता है 12x से 12x रुपए। ठीक है, तो इसका उत्तर ये हो गया 12x रुपए। इस प्रकार इस प्रश्न का हल क्या आया 12x रुपए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 6 में कुल A छात्र हैं। कितने छात्र हैं बच्चों? A छात्र हैं। इनमें 1/4 बालिकाएं हैं। कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं? ठीक है बच्चों, कक्षा में कुल छात्र A हैं। बालिकाओं की संख्या क्या है? इसका 1/4। 1/4 का मतलब होता है 1/4। पर 1/4 किसका है? कुल छात्र संख्या का। कुल छात्र संख्या कितना है? A। इसीलिए बालिकाओं की संख्या हो गई 1 गुणे 1/4। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं A का गुणा 1 से कर देंगे। तो हम जानते हैं 1 में किसी भी संख्या से गुणा करें तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए हमें क्या प्राप्त हुआ A/4। तो कक्षा में बालिकाओं की संख्या कितनी हो गई बच्चों? A/4 बालिकाएं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। हमें किस रूप में लिखना है? घात के रूप में। ठीक है, जब आधार बराबर होते हैं तो हम क्या करते हैं उसे घात के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न उठाते हैं हम। c गुणे c गुणे c कितनी बार गुणा करना है बच्चों? 5 बार। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं 1c 2c 3 4 5। 5 बार c लिखा, उनके बीच में हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए सब c हैं, तो इसका घात के रूप में कैसे लिखेंगे? क्योंकि सब कुछ c है तो आधार c हो गया, घात 5। ये 5 बार था इसीलिए घात आ गया 5। तो इसको हम पढ़ेंगे आधार c पे घात 5। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। 5 गुणे a गुणे a b गुणे b गुणे b, यानी a को 2 बार गुणा करना है और b को 3 बार। हम जानते हैं 5 बार था तो घात कितना था 5। अगर 2 बार है तो घात कितना आएगा 2। तो a की घात 2, b का घात, b कितनी बार है 3 बार, तो b का घात 3। ठीक है, इसे हम ये भी पढ़ सकते हैं a का वर्ग। जब घात 2 होता है तो हम वर्ग बोलते हैं। अब जब घात 3 होता है तो हम कहते हैं घन, b का घन। चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। t गुणे t y गुणे y, यानी t कितनी बार है बच्चों 2 बार, तो t का वर्ग
और y का वर्ग। ठीक है, इसे हम घात के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए, चूंकि दोनों का ही घात 2 है, ठीक है, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोष्टक में ty का होल वर्ग। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। a गुणे a कितनी बार बच्चों? n बार। अगर आप पहले प्रश्न से इसको कंपेयर करेंगे, आपने क्या देखा था, इसका उत्तर कितना आया था? c की घात 5। क्यों? क्योंकि 5 बार था। इसी प्रकार यहाँ पे कितना है? n बार। अब देखिए a गुणे a यानी बार बार a का ही गुणा करना है। आधार तो एक ही है, आधार कितना आया हमारे पास? a पे घात कितना जाएगा? जितनी बार, कितनी बार है यहाँ पे? n, तो यहाँ पे होगा a की घात n। ठीक है, इसका उत्तर आया a की घात n। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित को गुणा के रूप में लिखिए। गुणा के रूप में मतलब विस्तृत रूप में लिखिए। ठीक है, अभी तक हमने क्या था, इसका विस्तृत रूप था, गुणा के रूप में था, हम इसको घात के रूप में लिखे थे। अब घात के रूप में है और हम इसको क्या लिखेंगे? इसका विस्तार करेंगे, यानी गुणा के रूप में लिखेंगे। चलिए पहला प्रश्न, a का वर्ग b का वर्ग, यानी a की घात 2 है तो a कितनी बार आएगा? 2 बार, इनका गुणा हो जाएगा। फिर b का वर्ग, b कितनी बार है? 2 बार, तो b भी 2 बार आएगा, b, इनके बीच में क्या होगा? गुणा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है। देखिए संख्या है 9, तो नंबर तो ऐसे ही रहेगा। b कितनी बार है? 1 बार। जब घात 1 होता है तो हम उसके ऊपर 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, वो संख्या 1 बार आई, इसका मतलब वो 1 है, उसका घात। c कितनी बार आया बेटा? 5 बार। तो c कितनी बार लिखेंगे? 5 बार। 1 2 3 4 5, सबके बीच में क्या होगा? गुणा। ठीक है, इस प्रकार से हम इनका विस्तार करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? 10, x कितनी बार आया है? 3 बार। ठीक है, यानी 1 बार गुणा, 2 बार गुणा और 3 बार। y कितनी बार आया है? 3 बार, तो y गुणे y गुणे y। z कितनी बार आया है? 3 बार, तो आएगा गुणे z गुणे z गुणे z। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखा आपने कितना आसान है। चलिए अब अपने अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में चर और अचर छाटिए। चर और अचर की परिभाषा मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम चर और अचर छाटते हैं। पहला है y बराबर 4x। हम जानते हैं जो अक्षर संख्याएं होती हैं वही चर होती हैं। ठीक है, तो चर कितना हो गया हमारे पास? चर हो गया x और y। अचर क्या हो गया हमारे पास? अंक। यहाँ पे जो फिक्स्ड है, 4 ही फिक्स्ड है, इसलिए 4। ठीक है, और x और y का मान निश्चित नहीं होता है, इसलिए चर होते हैं। चलिए प्रश्न 2 पे चलते हैं। x धन 5 बराबर 0। ठीक है, अब हमसे क्या छाटना है? चर और अचर। चलिए चर, फिर हम अचर, ये दोनों लिख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे छाटते हैं। इसमें चर क्या आया बच्चों? यहाँ पे तो एक ही अक्षर संख्या है। ठीक है, x, तो ये x चर हो गया। अचर कितना है? 5 और ये 0। ठीक है, ये 0 भी अचर है। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। इसमें फिर से हमें चर और अचर छाटना है। चर और अचर, तो चलिए पहले चर छाटते हैं। कितना है? x y z। ठीक है, तो चर हो गया x y z, क्योंकि इनके मान निश्चित नहीं होते हैं, ये परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहते हैं। अचर कितना हो गया? 5। 5 का मान हर स्थिति में फिक्स्ड होता है, यानी ये कांस्टेंट है। तो देखा आपने, अगर आपको अवधारणा पूरी तरह से क्लियर है तो प्रश्न हल करना कितना आसान है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।